नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात करेंगे हिंदू पलायन की, योगी आदित्यनाथ साहब के बयान की। उन्होंने कहा है कि हिंदू पलायन अब कम हो गया है। क्या वाकई कम हो गया है, बंद हो गया है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने भाषण में कैराना और कांधला का जिक्र करते हुए कहा है कि पहले कुछ लोगों को लगता था कि ये दोनों जगहों से हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। सीएम योगी ने दावा किया कि उनकी सरकार बनने के बाद से प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार में कमी आई है और लोगों का विश्वास कानून व्यवस्था में बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पहले लोग अपने कारोबार और व्यवसाय के लिए दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में ही उन्हें सुरक्षा और सुविधाएं मिल रही है। सीएम योगी ने कहा कि पहले कैराना और कांतला से हिंदू परिवारों के पलायन की बातें कही जाती थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा और विकास के लिए काम किया है, जिससे लोगों का विश्वास बढ़ा है और वे अब अपने घरों में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में विकास और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उनके विकास के लिए काम किया है और कानून व्यवस्था को मजबूत किया है, जिससे प्रदेश में शांति और सुरक्षा का माहौल बना है। सीएम योगी ने इस दौरान बटेंगे तो कटेंगे को आगे बढ़ाते हुए एकता का संदेश दिया और कहा कि हमारे साधु संतों ने समाज को एकता की राह दिखाई है, जो अब कैराना और कांतला जैसी घटनाओं को नहीं होने देता है और हमें हर तरह की परिस्थितियों में लड़ने की प्रेरणा देता है। सीएम योगी के इस बयान को अखिलेश यादव के पीडीए की काट के तौर पर भी देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में सीएम योगी इस आवाज़ को और बुलंद करते दिखाई दे सकते हैं। तो हिंदू पलायन क्या वाकई अब बंद हो गया है? यह कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनावों में, यह तो वक्त तय करेगा। लेकिन जिस तरह से मुजफ्फरनगर में सीएम योगी ने कैराना और कांतला का जिक्र किया, उससे मैसेज क्लियर है। उन्होंने हालांकि हवाला दिया है कानून व्यवस्था का कि काफ़ी मजबूत हुई है, विकास की बात उन्होंने की, यह एक कारण है जिसके चलते उत्तर प्रदेश से पलायन रुका है। लेकिन मुजफ्फरनगर के कैराना से पलायन का रुकना क्या सिर्फ विकास की बानगी है या फिर इसके कारण कुछ और भी हैं? योगी का पीडीए काट के तौर पर इस बयान को भी, इस जिक्र को देखा जा रहा है और यह चोट यदि कर सकता है किसी पार्टी पर सबसे ज़्यादा, तो वह समाजवादी पार्टी ही है, क्योंकि पीडीए उनका फॉर्मूला है। और बटेंगे तो कटेंगे, यह बयान जब जब योगी ने दिया है तब तब इसके सियासी मायने काफ़ी दूर तलक गए हैं। तो क्या यह विधानसभा चुनावों की तस्दीक करता हुआ नज़र आ रहा है कि अब वक्त कम है और तैयारियों के लिहाज से इस बयान को महत्वपूर्ण माना जा सकता है क्या? और क्या इन सभी तथ्यों को इस पर नज़र करते हुए अखिलेश यादव के वोट बैंक पर चोट करने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है? यह अपने आप में गौर करने वाली बात है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं कि यदि पीडीए ए को 1 मिनट के लिए आप साइड भी कर दीजिए, तो यदि पी और डी साथ में आ जाए तो फिर रास्ता बहुत ही सुगम, आसान और विश्वास से भरा हुआ प्रतीत होता है। बात हिंदू पलायन की है, लेकिन इसके मायने परत दर परत कई हैं। फोकस टारगेट उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है 27 का। मुजफ्फरनगर में खास तौर पर कैराना का जिक्र किस ओर इशारा करता है? यह इस बात को भी दर्शाता है कि एक वक्त था जब हिंदू वहाँ से पलायन करने को मजबूर थे और अब वह यह कह रहे हैं कि हिंदू पलायन नहीं कर रहा है, सरकार के प्रति उसका विश्वास बढ़ा है। सुरक्षा व्यवस्था, विकास का हवाला वह दे तो रहे हैं, इशारा किस तरफ है यह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज समझ भी रही हैं।
तो चलिए हिंदू पलायन के इस मुद्दे पर अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता आलोक वत्स साहब जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता संत कुमार पासी साहब, हमारे साथ विनय राय सर भी जुड़े हैं, मैनेजिंग एडिटर APN के हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत पासी साहब आप ही के साथ। जब जब योगी साहब बटेंगे तो कटेंगे का नारा देते हैं, मैसेज बहुत दूर तक जाता है, और क्या डर भी लगता है सर आपको? क्योंकि लोकसभा के चुनावों के बाद बटेंगे तो कटेंगे जिक्र जब उन्होंने किया था तो हरियाणा में क्या नतीजा निकला वह आपको पता है, महाराष्ट्र में भी इस बयान का उल्लेख हुआ, वहां के क्या नतीजे निकले आपको पता है, और अब उत्तर प्रदेश 27 में उसकी बारी और फिर से यह जिक्र। डर लग रहा है पासी साहब? पासी साहब आपकी आवाज थोड़ी अनम्यूट कीजिए सर, लगता है आप म्यूट पे हैं क्या? चलिए आप तब तक देखिए, हम नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तब तक विनय राय साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे शुरुआत कर लेते हैं। विनय राय सर, ये हिंदू एकता, हिंदू पलायन, हिंदू शब्द जब जब आता है विपक्ष ध्रुवीकरण की राजनीति करने का बीजेपी पर आरोप लगाती है, लेकिन क्या यही सबसे बड़ी काट भी है इस वक्त की राजनीति की कि बिना इसे बीजेपी किए खिलाफ फतह नहीं कर सकती? इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होंगे, लेकिन इसका मौजूदा घटनाक्रम में रिलेवेंस कितना है? देखिए, सबसे बड़ी बात है धर्म मतलब एक ऐसा नशा है जो कि भयानक से भयानक जो नशीले पदार्थ हो उससे भी खतरनाक। और आज की तारीख में नहीं, हम तो पिछले दिल्ली का चुनाव रहा हो या उसके पहले का चुनाव रहे हो, आप अगर उसको ठीक से समझने की कोशिश करेंगे तो योगी जी का नारा बटोगे तो कटोगे, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया एक है तो सेफ है। तो बात एक ही है, कहीं ना कहीं उनका जो पूरा मकसद है, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं जो जातियों में बटे हैं, या तो कहीं कुशवाहा, कहीं SC OBC अपर, जाहिर सी बात है अगर तो फायदा। तारीख में अगर आप देखें तो एक समय माइनॉरिटी का कोई होता था, लेकिन आज की तारीख में कोई नहीं। इसके पहले मुख्तार अब्बास नकवी थे, अटल जी के समय में सिकंदर वक्त हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में कम से कम एक 40 अली अभी हैं। तो लेकिन कोशिश तो कितनी इस बात को लेकर के है कि हम अपने कम्युनिटी को कहें कि हम ही जो है जो सनातन के समग्र जो कम्युनिटी है सारी देश है, भारत माता में मिट्टी में जो भी रहता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबकी बात करते हैं। लेकिन ये हकीकत है, जब जब चुनाव आएगा एक इमोशनल सेंटिमेंटल नारे दिए जाते हैं, स्पीच दिए जाते हैं, और हर पार्टियां कोशिश करती है। पीडीए भी तो वही था। पीडीए क्या है? पीडीए को बांट अपने पाले में मिलाया जाए। तो कोई दल बांटने में अपने आप को पीछे नहीं है। हर आदमी चाहता है कि अपने नारे से अपने वोट बैंक को अपने तरफ खींचा जाए, वो चाहे बीजेपी हो चाहे अपोजिशन पार्टी। ठीक है, अब हम उम्मीद करते हैं कि पासी साहब तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है और पासी साहब भी हमसे बात कर पाएंगे। पासी साहब देखिए, सवाल वही है, मैं फिर से आपसे पूछूंगा, क्योंकि जो एडवांटेज आपको लोकसभा चुनावों में मिला था वो एडवांटेज आप कंटिन्यू कर नहीं पाए जब बटेंगे तो कटेंगे हैं का नारे का इजाद किया गया योगी आदित्यनाथ साहब के द्वारा। फिर से इस नारे को कंटिन्यू किया जा रहा है। क्या यूपी की राह मुश्किल नजर आ रही है अगर ये फिर से क्लिक कर गया तो, या आप कॉन्फिडेंट है कि नहीं इस बार ऐसा नहीं होगा? देखिए कुणाल सर, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी व हमारे देश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो ये देश के अंदर के लोगों की बात कर रहे हैं या देश के बाहरी चीजों का भी आकलन करके कह रहे हैं? जैसे देश के अंदर अगर हिंदुओं को कहा जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे, तो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है और साथ में हमने पढ़ा था कि भारत में अनेकता में एकता पाई जाती है। तो ये बटना केवल देश के अंदर ही खतरनाक नहीं, अगर लोग
हिंदू मुसलमान या धार्मिक चीजों में बटेंगे तो ये फिर देश के बाहरी यानी बाहर के लिए तो बहुत खतरा। और बांटने का जिम्मेदार कौन है? भाई लोग अगर बट रहे हैं तो बांटने का जिम्मेदार कौन है? भाई जब जातियां यहाँ बनी तो जातियों में लोग बटे हैं, धर्म है तो लोग बटे हैं। अब इसको क्या जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय है उत्तर प्रदेश के, क्या ये इस पे कोई काम कर रहे हैं कि लोग बटे ना? लोग धर्मों में न बटे, लोग जातियों में न बटे, लोग एक समुदाय में रहे। जैसा कि पहले कहा गया कि भारत में अनेकता में एकता पाई जाती है, विभिन्नता में संपन्नता पाई जाती है। भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा गया कि यहाँ कोई सोने की चिड़िया बैठी नहीं, लेकिन यहाँ प्राकृतिक संपदा प्रचुर मात्रा में हमारे देश में है, इसलिए कहा गया कि भारत सोने की चिड़िया है। बिल्कुल। और यहाँ कोई सोने की चिड़िया घोंसला बना के थोड़ी रह रही है। तो ये लोग स्थिति जो बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये स्थिति स्पष्ट नहीं करते, साफ बात नहीं करते कि ये बटोगे तो कटोगे। देश के अंदर की बात कर रहे हैं या केवल हिंदुओं के लिए बात कर रहे हैं, या देश के बाहर की चीजों को बाहर के लिए देश कितना कमजोर होगा बटने पे, धार्मिक धर्म में जातियों में बटने पे कितना कमजोर होगा। सारे पहलुओं पे विचार करके कहना चाहिए ना, केवल वोट बैंक को देखते हुए इस तरीके के एक विशेष समुदाय को अपने पक्ष में लाने के लिए ऐसा कहना मेरे हिसाब से तो गलत। चलिए ठीक है पासी साहब, डर और साहस को एक मिनट के लिए साइड रख दीजिए, मुद्दे की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि पलायन रुक गया है अब हिंदुओं का, मुजफ्फरनगर के जो कैराना और कांतला की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि पलायन कभी कोई मुद्दा था? क्योंकि इशारा आप ही की सरकार के तरफ होता है कि आपके वक्त हिंदू वहां से पलायन करने को मजबूर थे। क्या आपको टारगेट किया जाता था या वाकई ऐसा था? क्योंकि उन्होंने कहा है लगता था कुछ लोगों को, तो ऐसे में आपको टारगेट किया जाता था? जमीनी हकीकत थी? आपको लगता है अब जो कह रहे हैं एकदम स्पष्ट कह रहे हैं, अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं? देखिए सर, कुणाल सर, जो मैं जमीन पे देख रहा हूँ वो पलायन बहुत दिन से, जब से हमारा देश आजाद हुआ और कांग्रेस की सरकार बनी इस देश में, तब से सरकारें यही प्रयास करती रही हैं कि गांव के लोगों का पलायन शहरों के तरफ ना हो, लेकिन कोई सरकार नहीं रोक पाई। गांव में लोगों को कोई सुविधा मुहैया नहीं हो पाया, कृषि के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं कर पाई कोई सरकारें कि जिससे गांव के लोग वहां रुके। उनका पलायन आज तक होता है शहरों की तरफ। इसी तरीके से जो हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, पलायन ये नहीं रोक सकते। पलायन छोड़िए, हिंदू पलायन, हिंदू पलायन कह रहे हैं वो। जी, वो चाहे हिंदू पलायन हो चाहे मुस्लिम पलायन हो। मैं एक बार कह रहा हूँ, मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि शोषण हमेशा बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का करता है, धनी निर्धन का करता है, अन्यथा निर्धनता का करती है। जो शक्तिशाली होता है वो अपने से कमजोर का शोषण करता है। लेकिन ये लोग तो उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं ना। एक मुस्लिम पे 4 हिंदू है, फिर भी मुसलमानों से ही हिंदुओं को, मुसलमान हिंदू वही। ठीक है, मैं समझ गया पाजी साहब के बात। वत्स साहब आप भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका भी। वत्स साहब, पलायन आप इस्तेमाल करते तो ठीक लगता, समावेशी अप्रोच रहता। जब आप हिंदू पलायन वर्ड टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं और विपक्ष आप पर ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगाता है, तो इसमें कुछ गलत है क्या? पलायन तो जनरल होता है, हिंदू मुसलमान भी स्पेसिफिक करना क्या दर्शाता है? देखिए, एक चीज आपको स्पष्ट बता दूं, बताइए। इतिहास साक्षी है कि जो पलायन हुआ है वो हर जगह से हिंदुओं का ही हुआ है। चाहे कश्मीर में ले लीजिए, चाहे वेस्ट बंगाल में ले लीजिए, और अब कुछ दिनों पूर्व उत्तर प्रदेश में कैराना में और एक और जगह है वहां जो हुआ, तो वो हिंदुओं को ही भागना पड़ा। तो जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं वहां से इतिहास नहीं दर्शाता है कि वहां से मुसलमानों को पलायन करना पड़ा। लेकिन जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक है और अगर वो कोई इस तरीके का उपद्रवी हरकत करते हैं तो मजबूरन हिंदुओं को वहां से पलायन करना पड़ता है। और मैंने दो तीन एग्जाम्पल आपको दिए, वो मुझे लगता है ये यथार्थवादी चीजें हैं, ऐसा हुआ है।
तो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को संरक्षण देती थी समाजवादी पार्टी, इसलिए वो उपद्रव करते थे? इसमें कोई शक है क्या? अच्छा। ये अकाट्य सत्य है। हाँ। जिस तरीके से अतीक अहमद को एक एसपी ने रोका था, हाँ। उसके काफिले को, हाँ। और जिस तरीके से 6 घंटे के अंदर उसका तबादला कर दिया गया, ये इस बात का द्योतक है कि वत्स साहब की आवाज़ आने में थोड़ी परेशानी हो रही है, मुझ पर देखते हैं उसको। विनय राय साहब हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं। सर, ये ध्रुवीकरण की राजनीति करने का जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगता है, और जिस ओर वत्स साहब इशारा कर रहे थे, जब जब पलायन हुआ है, आप इतिहास के पन्ने टटोल कर देख लिए, हिंदुओं का ही हुआ है। ये इस बात को और बल देता है कि अब यही न्यू नॉर्मल इन पॉलिटिक्स है। बात अब हिंदू और मुसलमान के इर्द गिर्द ही घूमेगी, विकास तो सिर्फ सपोर्ट स्टाफ की तरह नजर आएगा। विनय सर, सुन पा रहे हैं आप? हाँ बताइए, क्या कर रहे हैं? जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि अब जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम के ही लेकर के बात चलती है चुनावी फिजा में, तो अब दिस इज द न्यू नॉर्मल इन पॉलिटिक्स क्या, और विकास सिर्फ सपोर्ट स्टाफ की भूमिका में नजर आएगा अब? नहीं, नारे तो हमेशा विकास के लिए दिए जाएंगे। हाँ। विकास पर ही हमारी राजनीति आधारित है, विकास को ये प्राथमिकता पर रखते हैं, विकास के चलते ये वोट मांग रहे हैं अपने काम के बाद। इसीलिए जो भी सरकार होती है अपने सालाना रिपोर्ट भी पेश करती है कि हमने क्या क्या वेलफेयर की स्कीम चलाई, किस तरह से हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। लेकिन ये भी हकीकत है, बदले परिप्रेक्ष्य में, चाहे वो 89 के बाद मंडल कमीशन की बात आई हो, चाहे उसके बाद मंडल के बदले कमंडल की बात आई हो, ऐसा नहीं है। हर पार्टियां अपने हिसाब से सियासत करती हैं और जिसमें उनको ज्यादा बेनिफिट लगता है उस तरह के भाषण देती है। कई जगह लुभावने नारे दिए जाते हैं, गिफ्ट ऑफर किए जाते हैं। याद करिए कि जिस तरीके से साउथ में कैंपेन होता था कि मंगलसूत्र टीवी तक ऑफर किए जाते थे, तो जैसे वोटर मान जाए, जो उसको नारे सूट करे, उस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां उसको लुभाने का प्रयास करती है। चंद्रबाबू नायडू के विकास का सबसे बड़ा द्योतक माना गया, लेकिन क्या उनकी सरकार चली गई। अखिलेश यादव खुद उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि भाई हमने उत्तर प्रदेश में बहुत विकास किया, आगरा से लेकर लखनऊ तक का एक्सप्रेस वे बनाया, पूरा हमने एम्स लाया, वेदांता लेके आए, सैनिक स्कूल लेके आए, लेकिन मेट्रो को उन्होंने यूपी में संचालित कराया। लेकिन मसला वो सिर्फ काम नहीं है, काम के साथ साथ कैसे आप वोटर को आप इमोशनली कनेक्ट करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और जब तक आप कार्ड नहीं खेलते हैं तब तक आप कामयाब नहीं होते हैं। पासी साहब, अब देखिए, आगे की राजनीति आपके लिए थोड़ी मुश्किलों भरी इसलिए भी है क्योंकि एक तो अब आप विपक्ष में बैठे हुए हैं लंबे समय से, दूसरा 80-20 वाला जो फॉर्मूला है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैठता है। ऐसे में आपको लगता है कि आप चुनौती दे पाएंगे? आपकी तो तैयारी हद से ज्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए, तभी लड़ पाइएगा। क्या तैयारी कर रहे हैं इस बार? कैसे इस ध्रुवीकरण की राजनीति से पार पा पाइएगा? देखिए सर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की राजनीति समाजवादी पार्टी ने न किया है, ना हम लोग करें। हम भले सत्ता से कितना भी दूर रहें, कितने दिन भी दूर रहें, लेकिन इस तरीके की कोई राजनीति नहीं करेंगे लोगों को बांटने वाली। हम समाजवादी पार्टी लोगों को जोड़ने की राजनीति करेगी, भले ही सत्ता में हम देर से आए। और ये सब नारे जो है, बटोगे तो कटोगे, ये सब जो है उत्तेजनात्मक नारे हैं, लोगों को उत्तेजित करने वाले, लोगों को भड़काने वाले। हम प्यार का संदेश इस देश में देना चाहते हैं, लोगों के बीच में अमन चैन प्यार मोहब्बत का माहौल बना रहे। सत्ता मिले या ना मिले वो अलग की बात। अब चूंकि ये किसी क्षेत्र में काम अपना बता नहीं पाते हैं बीजेपी के लोग, अभी आप ही पूछ लीजिए इनसे 5 काम 10 काम तो ये बता नहीं पाते हैं, इसलिए इनके पास कोई और फंडा है ही नहीं सिवाय हिंदू मुसलमान। चलिए, हिंदू मुसलमान, एक मिनट पासी साहब, ठीक है, हिंदू मुसलमान पे तो हम लोग चर्चा कर लिए, कोई बात नहीं। पिछड़े और दलित तो आपके विशेष फोकस पर हैं। ये जो बातें योगी आदित्यनाथ साहब ने कही है, संत रविदास जी के संदेश देने वाले भिक्षुक दास जी महाराज के कार्यक्रम में ही उनको याद करते हुए ये बातें कही गई है। आप ही का तो वोट बैंक है वो, और उसमें एकता की संदेश की बात की जा रही है। उधर चले जाएंगे आपके लोग तो आपके साथ रहेंगे कौन? देखिए सर, मैं संतों पे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। कि आप देखिए, जो रविदास
संत रविदास जो थे उससे बीजेपी के लोगों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। ये भले ही उनके कार्यक्रम में चले जाए। आप देखिए जो इनके पास संत हैं जिनको ये पूछते हैं, वो संत, उनको मैं संत मानता ही नहीं। अच्छा। संतों ने, बड़े बड़े गुरु नानक से लेकर के कबीर तक ने संतों की परिभाषा दिया है कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया का त्याग करके जो व्यक्ति ईश्वर के भक्ति में लीन हो जाए उसको साधु संत कहते हैं। ये कहीं नहीं लिखा है जो चांदी के बेड पे सोए वो उसको साधु संत कहते हैं। ये कहीं नहीं लिखा है जो शीश महल में रहा है उसको साधु संत कहते हैं। ये कहीं नहीं, किसी संत ने नहीं कहा है जो 1 करोड़ की गाड़ी से चले उसको साधु संत कहते हैं। जो लग्जरियस जीवन से दूर रहा है, संत मर चुका होता है, वो जो जिंदगी जीता है वो दूसरों के कल्याण के लिए जिंदगी जीता है। वो शपथ लेता है कि हम जनमानस का कल्याण के लिए हम जी रहे हैं, इसलिए अपना परिवार, धन दौलत सब छोड़ देता है। ये क्या जाने संत क्या होते हैं। ये तो संतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीला वस्त्र पहन लेने से कोई संत नहीं हो जाता। अगर मैं पीला वस्त्र पहन लूं तो मैं संत नहीं हो जाऊं। ठीक है। या मेरा नाम है संत है तो मैं संत थोड़ी हूँ। ये इंटरेस्टिंग था। लेकिन संत साहब, आपके तो नाम में ही संत है। वत्स साहब, हाँ, मुस्कुरा आप भी रहे हैं, लेकिन यह भी बता दीजिए मुस्कुराते हुए कि आप हमेशा कहते हैं, दबे मन से तो कहते ही हैं कि अल्पसंख्यक आपके साथ नहीं आते हैं। उनको आपने किनारे कर दिया 80-20 में। अब बचे पी और डी, पिछड़े और दलित। कार्यक्रम उन्हीं का, मंच उन्हीं का, संदेश हिंदुओं की एकता के लिए। मतलब मान के चल रहे हैं कि विकास की राग को आप बार बार न छेड़ सकते हैं, इसीलिए पिछड़ा और दलित सब समाहित हो जाए तो राह हमेशा के लिए आसान हो जाएगी। यही आपकी स्ट्रेटजी है वत्स साहब बीजेपी की? देखिए, हम सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग हैं। अभी थोड़ी देर पहले संत जी कह रहे थे कि धर्म और जात की राजनीति समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है। MY समीकरण क्या था? MY समीकरण क्या था? और अब PDA समीकरण क्या है? क्या ये जात और धर्म की राजनीति नहीं है? नहीं तो ये पार्टियां, एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज, संत साहब आपसे अनुरोध है कि आप अपने समय में बोले। मेरा ये कहना है कि देश में जो 2 पार्टियां हैं नॉर्दर्न रीजन में, बिहार में RJD और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, ये दोनों शुद्धता खालिस परिवारवाद और जातिवाद की पार्टी है। उसके ऊपर ये कुछ नहीं है। इन्होंने पीडीए में क्या और लोगों को शामिल किया? जिन लोगों को छोड़ दिया है पीडीए में वो भारत के नागरिक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जितने जन कल्याण कार्य किए हैं या अभी भी कर रहे हैं, वो समाज के हर वर्ग, हर हिस्से को पूरा पूरा मिल रहा है। हमने कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, एक पर्टिकुलर कौम को बरगला कर इन्होंने हमसे दूर रखा है, लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, वो दिन दूर नहीं है जब उसका भी एक बड़ा धड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर खड़ा होगा, उसको वोट देगा। वो तो आप प्रयास में ही है। आपने भले ही इशारा कर दिया कि समाजवादी पार्टी उससे नहीं निकली है, लेकिन आपने जिक्र चूंकि बिहार का किया, बिहार में तेजस्वी ने नारा दिया माई बाप, माई मतलब मुस्लिम यादव, और बाप में हो गए बेरोजगार, आधी आबादी, अगड़े पिछड़े, सबको समाहित कर लिया। तो बिहार में तो आपके लिए चुनौती होगी। विनय राय सर, वक्त कम है, कंक्लूड आप जरूर कर दीजिए। इन पूरे समीकरण, इन पूरी परिस्थितियों में सत्तारूढ़ पार्टी के लिए मैच जीतना कितना आसान होगा भविष्य में, और जो विपक्षी दल बैटिंग कर रहे हैं सेंचुरी लगाने के लिए, उनके लिए कितनी मुश्किल होने वाली है? क्या रहने वाला है अब समीकरण सबका? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जीत का मंत्र हर बार एक नहीं होता है। ओके। अगर एक फार्मूले से आप जीते हैं तो जरूरी अगला फार्मूला भी उतना ही हिट हो। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल बीजेपी से ले लीजिए। सागर से सरयू तक की आडवाणी जी की रथ यात्रा हुई, वो सुपरहिट थी, लेकिन उसके बाद आडवाणी जी ने कई रथ यात्राएं की, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर, चाहे बाकी एकता के, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। तो हर समय ना एक व्यक्ति का समय होता है ना एक मुद्दा काम करता है। अगर पीडीएफ फार्मूला से लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन और सारी पार्टी को फायदा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि विधानसभा में भी वही फार्मूला काम करेगा। इसलिए हर बार समीकरण बदलते हैं। चेहरा वही मोदी जी का है, पॉपुलैरिटी वही है, लेकिन इस बार लोकसभा में असर नहीं दिखा पाया। यहाँ तक कि बनारस में वोटों का मार्जिन घट गया। इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि उनकी पॉपुलैरिटी में कमी आ गई, लेकिन अपोजिशन अपना दांव खेलने में सफल हो गया। तब
अगर उनका दाव अगर बीजेपी देख चुकी है तब उस हिसाब से स्ट्रेटजी बना रही है। तो अगर बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी बदल रही है तो अपोजिशन को भी अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। एक ही हथियार से हर युद्ध को नहीं लड़ा। सही बात। अरे भारत में ही देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, इस बार दूसरे तरह की स्ट्राइक थी। आपको अगर दुश्मन आपका जो प्रतिद्वंदी है अगर वो जान जाता है कि आपके पास क्या अस्त्र है तो उसके लड़ना आसान हो जाता है। तो आपको हमेशा रणनीति बदलनी पड़ेगी, नए नए मुद्दों के साथ आना पड़ेगा, नए नए वादे, नए नए नारे गढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप कामयाब हो पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, और शायद इसी में संदेश भी छुपा है। लोकतंत्र में सभी पार्टी मजबूत हों तो जनता के लिए अच्छा होता है। पासी साहब और विपक्ष के लिए भी यही मेरे ख्याल से मैसेज है कि सरप्राइज कीजिए अपने ओपोनेंट को, एक ही रास्ते पर हमेशा ना चलते रहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की राह मुश्किल होगी, आसान होगी, समाजवादी पार्टी के लिए तो वक्त तय करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने स्ट्राइक रेट में कोई कमी करती हुई नजर नहीं आ रही है और उस पिच पर खूब तरीके से खेल रही है जिस पिच के लिए वह माहिर जानी जाती है। मुद्दा में आज बस उतना ही। नमस्कार।